ये कौन है? प्राची। प्राची आप बताइए। प्राची चली गई। सही है। श्रेया। श्रेया। लो चुप है। सरोज। यस सर। हाँ श्रेया आप बताइए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? याद है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल नो सर। स्ट्रेन? ओके। रेशमी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? नो सर, नहीं मालूम। आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं लास्ट वाली क्लास में जो भी हुआ है? हम्म। आयुषी आप बताइए। आयुषी। क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है बताइए। हम्म। सर नहीं पता। ठीक है ठीक है। आयुष। आयुष। आयुष कहाँ यस चले गए? सर। बताइए क्या होता है स्ट्रेन? व्हाट इज स्ट्रेन? बहुत गलत बात है ये। आप लोग कुछ भी जो है ना, जो पिछली क्लास में जो भी होता है उसको पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, देखिए मैं कल वाली क्लास को एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में, शुरू से। ठीक है। इलास्टिसिटी मैंने बोला था कि जो एक कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और प्लास्टिसिटी जस्ट उसका उल्टा। कोई भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, जैसे ये पुट्टी है, ठीक है, उसके ऊपर में हमने फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद हम फोर्स को हटा लेते हैं तो अपना शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। तो उसको हम लोग, इस बिहेवियर को बोलते हैं प्लास्टिक बिहेवियर। और ऐसा जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक। ठीक है। प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिसिटी। ठीक है। और हम लोग ये सब इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि डिजाइनिंग ऑफ जो है आपका रेलवेज, है ना, ब्रिजेज, ये सब में इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन में ये यूज होता है मोस्टली। ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपको स्ट्रेस मैंने बताया था, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको फिर से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। जब भी किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अपने शेप को रिस्टोर करना चाहता है। एंड दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, समझ गए? यस रिस्टोरिंग सर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। ठीक है। उसके बाद फिर एफ इज फोर्स अप्लाइड। ठीक है। और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए। और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स का होता है न्यूटन, अपॉन में एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और डायमेंशन इसका आपको बोला था आप लोग को कैलकुलेट करने के लिए, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशन करेंगे तो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन स्ट्रेस का भी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस में हम लोगों ने सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दो तरह का होता है। उसमें आता है पहले टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या करते हैं, है ना, परपेंडिकुलरली नॉर्मल टू दी सरफेस, या इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। होता क्या है इसमें? जैसे एक कोई भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, या कैसा भी बॉडी हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके दोनों एंड्स पे, ठीक है, इसके दोनों एंड्स पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से इसके शेप में जो है कुछ चेंजेस आता है, यानी कि ये जो है थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी
फिगर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह, उसमें जो स्ट्रेस होता है इलोंगेशन में, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, उसमें टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वही दोनों फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन मतलब कैसे, इसको कंप्रेस करने के लिए, तो दैट कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। मीन्स ये जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस होने के लिए, ये कंप्रेस होना चाहेगा, कंप्रेस होगा, लेकिन ये अपने शेप को रिगेन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है कंप्रेसिव फोर्स के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का स्ट्रेस था, समझ गए, जिसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं। उसमें दो टाइप थे, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। उसके बाद आता है आपका इसी से रिलेटेड स्ट्रेन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखिए ये कैसे हो गया, मैंने आपको कल बताया था, कोई भी बॉडी है ये है जैसे, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बॉडी का इनिशियल जो है, ये है इसका इनिशियल कंडीशन, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो क्या हुआ, ये जो है इलोंगेट हो गया, तो इलोंगेट हो गया, लेकिन इसका क्या हो गया, डायमीटर जो है लोअर हो गया पहले से, ठीक है। पहले इसकी डायमीटर इतनी थी, अब डायमीटर इतनी हो गई, ठीक है, समझ गए। तो इसका जो है डायमीटर हो गया डी माइनस डेल्टा डी, इनिशियल में था डी और बाद में डी माइनस डेल्टा डी। और लेंथ देखिए, पहले लेंथ एल थी, अब इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ये लेंथ बढ़ गई, ठीक है। सो लेंथ हमारा चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन में एल को हम लोग चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और ये अलोंग दी लेंथ है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको, कि अभी भी भूल जाओगे सब, स्ट्रेन नहीं समझ सर, आया या नहीं आया, आ गया। नहीं आया समझ, ओके। उसके आ बाद गया फिर सर। दूसरे तरह का, ठीक है, ठीक है, ये दूसरे तरह का स्ट्रेस है। पहला हमने देखा था नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें दो आया था, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। दूसरा है आपका कौन सा, शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस को देखिए, इसमें आपको बताया था कि कभी भी हम लोग, ये जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, उस पर हम लोग अलोंग द टेंजेंट अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इसके शेप में जो चेंजेस आएगा, ठीक है, उस तरह के फोर्स जब शेप में चेंजेस आएगा, तो उसकी वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा उसमें, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर कि जब ये टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये अपने शेप को रिगेन करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज नॉन एज शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, समझ गए। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो भी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, उसी को हम लोग शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, शेयरिंग स्ट्रेस में नो कोई सर। प्रॉब्लम है। अब शेयरिंग स्ट्रेन देखिए क्या है, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन में हम लोग कल देखे थे इस चीज को, कि वो जो जैसे सिलेंडर अभी ऐसा था, ठीक है, फिर जब हमने पैरेलल फोर्स लगाए थे, ठीक, इस तरह से, तो सिलेंडर का जो है ओरिएंटेशन चेंज हो गया था, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया था, है ना। तो ये जो है, वो ज्यादा हो गया, ठीक है, इसका ये एंगल थीटा था, ठीक है, ये जो है डेल्टा एक्स, अपना इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एंड्स, डेल्टा एक्स, और ये जो है इसका, ये इसका ओरिजिनल लेंथ था। तो हम लोग यहाँ देखा था टेन थीटा की अगर बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। सो सर ये एल नहीं, इस एल को लेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन में एल, दिस इज टेन थीटा, टेन थीटा को ही हम लोग जो भी आएगा उसी को हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है।
तो दो तरह का स्ट्रेन हो गया। पहला हमारा कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये कौन सा है, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। और इसमें फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? शायद हमने कल यहीं तक पढ़ा था। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक। तो तीसरा टाइप का स्ट्रेस देखिए क्या है ये, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रेस पढ़ लिए हम लोग? पहले पहले कौन सा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। इस नॉर्मल में कौन कौन से आए, एक टेंसाइल आया टेंसाइल, या कॉम्प्रेसिव, ठीक है। कॉम्प्रेसिव। अभी किसने माइक ऑन किया है? उसका बार बार माइक ऑन हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है उधर। अब माइक ऑन नहीं कीजिएगा। नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर दूसरा देखा था हमने, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा हम देख रहे हैं कौन सा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। आप लोग हाइड्रोलिक वर्ड का जब नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है, कुछ प्रेशर से रिलेटेड आ जाता है कि नहीं, लिक्विडेटेड फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। तो ये उसी टाइप से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इफ सॉलिड स्फीयर प्लेस्ड इन अ फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, अगर ये एक कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सपोज इसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर में किसी लिक्विड के अंदर में रख देंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, चारों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये बॉडी जो है एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस बॉडी के अंदर में क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। तो ये अपने शेप को रिगेन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में हर जगह पे फोर्सेस लगाएगा, ठीक है। कौन सा फोर्स, जिसको बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, दैट इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है। सो दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वैसे तो आएगा पर यूनिट एरिया ही आएगा स्ट्रेस निकालने के लिए। उसके बाद फिर वो स्ट्रेन में वो पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दैट रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हमारा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। समझ गए? सो इन फिगर बिलो, solid sphere placed in fluid under high pressure is compressed uniformly on all sides. This leads to decrease in its volume without changes of its geometric shape, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिक शेप चेंज नहीं होगा, बस ये सिर्फ कंप्रेस होगा। स्फीयर था तो छोटा स्फीयर बन जाएगा बस, ठीक है। And the body develops restoring force that are equal and opposite to the forces applied by the fluid, and the internal restoring force per unit area in this case is known as hydraulic stress. समझ में आ गया सबको? ये तीनों टाइप के स्ट्रेस, तीनों ही कंडीशन में आपने क्या देखा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। टेंसाइल और कंप्रेसिव में हमने देखा बस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लग रहा है। शेयरिंग स्ट्रेस में टेंजेंट पैरेलल टू दी सरफेस लग रहा है, ठीक है, पैरेलल टू दी बोथ एंड्स लग रहा है। और हाइड्रोलिक में क्या देखा, ऑल डायरेक्शंस में लग रहे हैं इसके ऊपर में फ्लूइड के अंदर, ठीक है। And all these forces per unit area gives you the different types of stress. स्ट्रेस क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। अब याद रखने का है, प्लीज आप लोग एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, इतना सिंपल सा है कि, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखिए, है ना, आपका आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या है ये देखिए। जब इसका शेप जो है, पहले इसका वॉल्यूम यहाँ पर इतना था, v था पूरा, अब इसका वॉल्यूम हो गया इतना, ठीक है। तो पहले से इसका वॉल्यूम कुछ कम हुआ तो इसको अब इसकी वॉल्यूम हो गई v माइनस डेल्टा v। यानी एक्चुअल में जो चेंज हुआ, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन इसका चेंज हुआ है ना, ये वाला, ये इसके चारों तरफ जो है, मीन्स ऐसा ये था। अभी ये है ओरिजिनल स्फीयर, उसके बाद फिर चेंज होके इसका वॉल्यूम घट के इतना हो गया। यानी ये जो वॉल्यूम है, जो इसके बाहर ये वाला वॉल्यूम, ये कितना हो गया, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इसमें समझने में? सो दैट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, दैट चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल गिव यू द
वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, समझ गए, दिस इज योर वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। और जितने भी स्ट्रेन है उसका कोई भी ना ही यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ठीक है, समझ गए। सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय एन हाइड्रोलिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेन होगा उसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे, और इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक आपको पूरा पूरा दिमाग में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, दैट इज हुक्स लॉ, ठीक है। ये जो हम लोग स्प्रिंग में जो हुक्स लॉ पढ़े थे वो नहीं है, ये दूसरा हुक्स लॉ है, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी बॉडी में, ठीक है, जस्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, या जैसे स्प्रिंग है सपोज, या कोई भी तरह का शेप है, ये स्प्रिंग है, तो इसमें कितना स्ट्रेन होगा, ठीक है, यानी कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, कितना स्ट्रेन होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये बताइए। स्ट्रेन, किसी भी चीज में स्ट्रेन यानी कि चेंज इन लेंथ, ब्रेथ या हाइट, वॉल्यूम जो होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? फोर्स elongation, किस पे? फोर्स सर। हाँ, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअली में सिर्फ फोर्स नहीं बोल के हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम उसमें क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब जितना अप्लाई फोर्स कर रहे हैं तो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। तो किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स का ही मदद लेते हैं। सो दैट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज स्ट्रेस। यानी सीधी सी बात है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके किसी भी अगर बॉडी है तो उसके अंदर में स्ट्रेन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ कहता है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मीन्स थोड़ा सा शेप चेंज हो जाना, यानी लेंथ चेंज होना है ना, एरिया चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यहाँ पर ये स्ट्रेस आएगा, गलती से ये टाइप हो गया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दिस इज नोन एज हुक्स लॉ, ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पर कुछ एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के। तो के इनटू स्ट्रेन वेयर के इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। के यहाँ पर फिर से एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक समझ में आया सबको? कि फिर से यस सर। फिर से समझाना है कि हो गया? सिंपल है, हुक्स लॉ आपको क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन है इधर, तो इक्वल टू होगा और एक कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोलेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आप देखिए, छोटी सी बात है यहाँ पर, स्ट्रेस कितने तरह के होते थे, अभी हम लोग देखे थे, कितने तरह के होते थे? 3, 3 तरह के होते थे, ठीक है। स्ट्रेन कितने तरह के होते थे? 2, स्ट्रेन कितने तरह के होते हैं? 2, 2, 2 कहाँ हुआ? और बाकी लोग चुप क्यों बैठे हैं भाई? शेयरिंग स्ट्रेन, हम्म, वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, और longitudinal strain, तो लॉन्गिट्यूडनल 3 तरह का हो गया ना। एक हो गया आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन में डायरेक्ट ओरिजिनल लेंथ। दूसरा हो गया आपको कौन सा, शेयरिंग स्ट्रेन, डेल्टा एक्स अपॉन में एल वाला, ठीक है। और तीसरा कौन सा, वॉल्यूम स्ट्रेन। तो 3 तरह का स्ट्रेन और 3 तरह का स्ट्रेस।
तो इसका मतलब ये जो K है ये भी कितने तरह का होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह का होगा, अरे बोलो, 3 तरह का होगा। तीन। सीधी सी बात है, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे तो अलग बनेगा, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन करेंगे अलग बनेगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन करेंगे अलग बनेगा, 3 तरह का बनेगा। नहीं समझे? अरे Yes, बोलो। sir. समझ गए सर। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ये जो 3 तरह का है उस तीनों को पहले हम फिनिश ही कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है अभी हमने देखा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 3 तरह का, उसमें सबसे पहला है आपका इलास्टिक मॉडुलाई जो है उसको हम लोग सबसे पहला है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस। The ratio of stress and strain is called modulus of elasticity, K constant है ना। This ratio stress upon strain is K, that is modulus of elasticity, ठीक है। तो ये अभी बताया 3 तरह का होता है, इसमें सबसे पहला है आपको यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें यंग्स मॉडुलस सबसे पहला कौन सा, यहाँ पर कौन सा आएगा, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव भी बोल सकते हैं यहाँ पर, टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज यंग्स मॉडुलस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, ठीक है, इससे कैपिटल वाई से। तो ये दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, जहाँ पर सिग्मा क्या है आपका टेंसाइल स्ट्रेस और ये जो ई है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, समझ गए। तो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये देखिए फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, तो डेल्टा एल जो है ऐसे है ना, डेल्टा एल बाई एल, तो ऊपर चले जाएगा एल और नीचे आ जाएगा डेल्टा एल, ये खत्म हो गया, ठीक है। सो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। आया किसी को समझ में? Yes, sir. ठीक है। सो सर दिस एक बार इज और। ठीक है, देखो यंग्स मॉडुलस पहला है, दिस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हम टेंसाइल भी बोल सकते हैं या कॉम्प्रेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों ही चलेगा, या नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, यही हो गया फॉर्मूला, खत्म। तो ये यस इसको सर। ऊपर ले जाओ, ये वाला नीचे ही रहेगा, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, खत्म हो गया। समझ आया सबको कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा। ऊपर में क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, पास्कल। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? It has no unit. हाँ, Dimensionless. यूनिटलेस डायमेंशनलेस, तो इसकी कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रह जाएगा यंग्स मॉडुलस का, यानी कि सेम एज पास्कल, ठीक है, या प्रेशर जो भी है, समझ गए। सो इट यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होगा सेम एज स्ट्रेस एंड दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। क्लियर है सबको कि दिक्कत हो रही है? बोलो, फिर से मैं रिपीट कर सकता हूँ, समझ आ गया No, sir, सबको या नहीं clear. आया? ओके, देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का जो है ना यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का, ठीक है, कॉपर का, आयरन का, ठीक है, स्टील का, ठीक है, बोन का, बोन का कंप्रेसिव दे रखा है, टेंसाइल, बोन में 2 तरह का हो गया, कंप्रेसिव और टेंसाइल अलग अलग होता है, ठीक है, तो सबका अलग अलग दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, मीन्स जितना ज्यादा, ठीक है, आई थिंक ये बुक में
शायद 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, थोड़ा और तो नहीं दिया है इसमें। नो सर 200 ही है। क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, यंग्स मॉडुलस में इतना ही है। ठीक है, आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पॉलीस्टीरीन, बोन, वुड, कंक्रीट, दिस। ठीक है, तो स्टील का सबसे ज्यादा है, तो जिसका जितना ज्यादा यंग्स मॉडुलस होता है ना, ठीक है, उतनी ही ज्यादा वो इलास्टिक मानी जाती है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील, तो स्टील का यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, रबर का जो है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग ये देखते हैं कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, कौन कम इलास्टिक है। समझ गए? ठीक है। यस सर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बाद में देखते हैं, या फिर ऐसे अभी भी देख सकते हैं, कुछ इसमें है नहीं, लेकिन इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले हम लोग छोटा छोटा चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक तरह का हो गया, अब दूसरा तरह का क्या होगा, दूसरा वाला में क्या आ जाएगा, के की वैल्यू में। अब यहाँ पर आएगा शियर स्ट्रेस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं, और इसका दूसरा नाम मार्केट में फेमस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखिए सबका अलग अलग नाम है, यंग्स मॉडुलस का दूसरा नाम क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और शियर मॉडुलस का है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है आपको। ठीक, तो शियरिंग स्ट्रेस हमने देखा था फोर्स अपॉन में एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये भी कर सकते हैं कि दिस इज शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इस शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग टेन थीटा से भी डिनोट करते थे, फॉर स्मॉल एंगल थीटा होता था, हम लोग इसको एफ अपॉन में ए थीटा भी लिख सकते हैं। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। ठीक है, सिंपल था, शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, शेयरिंग स्ट्रेन को टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा को हम लोग स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा लिखते हैं, तो बस हो गया खत्म। या फिर डेल्टा एक्स अपॉन एल वाला भी लिख सकते हैं, तो इसको दो तरीके से हम लोग जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फिर से ऐसा यूनिट वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, समझ गए? क्योंकि नीचे में डायमेंशन लेस है, ऊपर में वही है, प्रेशर का जो यूनिट होता है यानी स्ट्रेस का जो यूनिट होता है। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वाई और जी का। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा था वहां पर, ठीक है, स्टील का, तो स्टील का कितना था हमारा, 200 था जी की वैल्यू, तो इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 70 के बराबर आता है। ठीक है, समझ गए ना, लेकिन यहाँ 84 है। तो ये ऑब्जर्व करके देखा गया है कि जनरली फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस जो शेयरिंग शेयर मॉडुलस की जो वैल्यू होती है या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू होती है, दिस इज 1/3 ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, जी इक्वल टू वाई अपॉन 3। ठीक है, 1/3 ऑफ द यंग्स मॉडुलस। ठीक है, so the next topic for this is bulk modulus। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा देख लिया, के की वैल्यू, के कितने तरह का हो गया, 3, जिसमें पहला हो गया हमारा कौन सा,
यंग्स मॉडुलस, ठीक है, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा हो गया हमारा कौन सा, शेयर शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और तीसरा हो गया हमारा बल्क मॉडुलस, ठीक है, समझ गए। तो when a body undergoes hydraulic stress which leads to decrease in the volume of the body, thus producing a strain called volume strain, ये सब बात हम लोग देख चुके थे, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन, यानी हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन को हम लोग बल्क मॉडुलस बोलेंगे एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल बी, ठीक है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम मतलब लिक्विड वगैरह के केस में, फ्लूइड के केस में इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऊपर में स्ट्रेस की जगह पर क्या लिख दिया, प्रेशर, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर आप बोलेंगे माइनस का साइन क्या कर रहा है, तो एक्चुअल में देखिए क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर में चारों तरफ से फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यानी कि जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू माइनस होगी या प्लस होगी, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम जब करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए एक नेगेटिव हम पहले से यहाँ लगा के रखते हैं ताकि ये जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वो पॉजिटिव बनी रहे। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन दी वॉल्यूम, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और उसी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसको जो है पहले से नेगेटिव साइन एक और लगा के रख दिए हैं, ठीक है। सो ऐसा यूनिट इज अगेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। और यहाँ से एक और नया डेफिनेशन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसी का रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है, या कुछ कुछ बुक में सी से भी डिनोट किया होता है। तो बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। फ्रैक्शनल, इसी का उल्टा कर देंगे, डेल्टा वी बाई वी और डिवाइडेड बाय पी। तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया सबको सारे? Yes, तो sir. हमने Yes, sir. स्ट्रेस स्ट्रेन देख लिया। हाँ जी बोलिए। बल्क मॉड्यूलस का दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम नहीं है कुछ भी, इसको सिर्फ बल्क मॉडुलस ही बोलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सारे टर्म्स देख रहे हो, सब आसान लग रहा है या मुश्किल है कुछ भी? कुछ मुश्किल लग रहा है क्या आप लोगों को? सब No, sir. आसान है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो कुछ कुछ मटेरियल्स का जो है बल्क मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। इसका जो है डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है, जी वाई से। ये डाटा दे रखा है, ये सब याद नहीं रखना आपको, बस खाली देखना है ध्यान से क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा अब एक दो बात और कर लेते हैं। जो पीछे अब छोड़ दिया था उसको फिनिश करते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहाँ गया? ये देखिए, इसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, किसको देखना है? तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा उसको हम लोग इनलार्ज करके देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये टॉपिक है, ये 3 मार्क्स का पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पूछा जाता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इस कर्व को थोड़ा सा हम बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। विजिबल है सबको?
कि नहीं है Yes, sir. फिजिबल? ठीक है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व है, ठीक है, इसमें है क्या, बेसिकली वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस को रखा है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन को रखा है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार में, तो ये अच्छे से आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ढंग से अगर इसको ध्यान से सुनिएगा तो। इसमें देखिए, शुरुआत में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, यानी कि स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाइड को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। इसका मतलब है उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और अभी हमने देखा था जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो शुरुआती दौर में जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, ये कब तक ये कार्यक्रम हो रहा है? पॉइंट ए तक। ठीक है, पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको ये? इस शुरुआत में पॉइंट ओ से लेके ए तक जब जा रहे हैं, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को समझने में? No, sir. अब देखिए, ये पॉइंट तक, पॉइंट ए तक, ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और उन दोनों का जो रेशियो होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और आप देख ले हैं कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, ठीक है, मतलब ये हुक्स लॉ का, उसको ये फॉलो कर रहा है। इस वजह से इस पॉइंट को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। नहीं समझ में आया? पॉइंट ए को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पर क्योंकि ये अब इस पॉइंट तक वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो रहा होता है। समझ आया सबको कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब फर्दर इस बीच में जब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब हम जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है, और फिर जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो वो अपने शेप को रिगेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये बताइए। कर पाएगा। कर पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पॉइंट ए तक कर पा रहे हैं। अब फिर हम क्या किए, एक और थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाए। अब स्ट्रेस को बढ़ाने के बाद हम ये देख रहे हैं फिर से स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया मामला। अब क्या हुआ है कि उस पॉइंट के बाद हम थोड़ा सा स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से स्ट्रेस हमने बस इतना बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए से बी के बीच में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ग्राफ लीनियरली है या नहीं है? No, sir. लीनियर है ग्राफ? No, sir. लीनियर ग्राफ नहीं है तो प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कुछ ना कुछ मतलब कि यानी रिलेशनशिप में गड़बड़ है। इसका मतलब है पॉइंट ए के बाद जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज इन दिस केस स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो मटेरियल। ठीक, लेकिन इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, इतना तो है कि वो शेप को रिगेन कर पा रहा है। मतलब जिस अब स्ट्रेस दिए, स्ट्रेन हुआ, लेकिन जब उसको फोर्स को हटा दिए तो ये अपने वापस अपने फोर्स अपने शेप में रिगेन कर लिया। बस इतना ध्यान रखना है, ए से बी के बीच में वो
क्या हो रहा है, हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है बट शेप को रिगेन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है, या यील्ड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, यानी कि इसके बाद ये इलास्टिक नेचर अपना खो देगा। इस पॉइंट के बाद इलास्टिक मैक्सिमम इलास्टिसिटी इसकी यहीं तक थी। और फिर अब बी पॉइंट के बाद फिर से अगर हम लोग फर्दर जब फोर्स अप्लाई करेंगे या स्ट्रेस लगाएंगे तो अब देख रहे हैं कि हल्का सा एकदम बिल्कुल नेग्लिजिबल स्ट्रेस हो रहा है, फिर भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं फिर भी जो है स्ट्रेन हो रहा है। ठीक, समझ गए, स्ट्रेन हो रहा है इसका मतलब है कि अब जैसे वही हो गया ना पुट्टी में, जैसे आपने देखा था कि स्ट्रेस थोड़ा सा अप्लाई किया, ठीक है, और जैसे अप्लाई किया वो जो है स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया उसमें, यानी अब अपने शेप को वो रिगेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसमें कौन सी बिहेवियर आ गई, प्लास्टिक बिहेवियर आ गई। समझ में आ गया सबको? तो बी से सी का जो रीजन है उसमें क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर को वो शो करता है। ठीक है, यानी उसमें क्या हो गया, अपने शेप को रिगेन करने की एबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है, उसमें परमानेंट सेट आ गया, मीन्स अब वो शेप को रिगेन करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसी केस में सी तक में ये एक पॉइंट है जहां पर उसके अंदर में जो स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास या उससे कम जो है इसमें स्ट्रेन डेवलप होता है सी पॉइंट के बाद। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। और जो बी पॉइंट था यील्ड पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, एस वाई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सी के बाद फर्दर, सी पॉइंट के बाद अब ये क्या होगा, इसका इलास्टिक नेचर खत्म हो गया, प्लास्टिक बिहेवियर चल रहा है। तो सी पॉइंट से जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट कम कम स्ट्रेस पे भी जो है क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है। ठीक है, ऐसे अभी नहीं तो सपोज देखिए ऐसे यहाँ पर जाना है, ठीक है, इतना स्ट्रेन के लिए इसको कितना स्ट्रेस देना पड़ता है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, और अगर जाएंगे बढ़ाएंगे तो सोचिए कितना ज्यादा जाना पड़ेगा उसको स्ट्रेन के लिए। तो स्ट्रेन जो है बहुत ज्यादा हो जा रहा है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो प्लास्टिक नेचर में, और फिर ऐसे ऐसे एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट को हम लोग डी पॉइंट यहाँ पर डिनोट किए हैं। ठीक है, ये जो है उसका मतलब मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लिमिट का मतलब है कि ये अब प्लास्टिसिटी भी इसकी जो है वो मतलब जैसे शेप चेंज हो गया, परमानेंट शेप उसमें आ गया। तो अब उसके बाद अगर और स्ट्रेस देंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, मतलब होता है ना कोई चीज को आप पहले क्या है, तो आप पीटे तो वो शेप रिगेन कर लिया, ठीक, फिर शेप रिगेन उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि अब जैसे रबर ही आप देखते होंगे, रबर को तो शुरुआत में खींचते हैं वो अपने शेप को रिगेन कर लेता है, खींचते खींचते एक ऐसा टाइम आ जाता है रबर भी बेचारा परेशान हो जाता है, आपने जितना तक उसको खींच दिया उतना ही रह जाता है। ठीक है, और फिर एक ऐसा समय आता है कि वो टूट जाता है। ठीक है, तो वही है। तो जिस समय में एक ऐसा टाइम जो अब उस मतलब कि उससे ज्यादा स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एस यू से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ गए? अब फिर डी पॉइंट के बाद अब स्ट्रेस और ज्यादा नहीं वो लोड कर सकता है, लोड ले सकता है और ज्यादा, अब हम अगर फोर्स लगाएंगे या स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, पॉइंट ई पर आ गया और पॉइंट ई इज फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर डी से ई के बीच में, ठीक है, गैप ज्यादा है डी से ई के बीच में, यानी फ्रैक्चर मतलब मैक्सिमम लोड लेने के बाद भी, ठीक है, शेप को रिगेन तो नहीं कर पा रहा है, मैक्सिमम लोड लेने के बाद भी अगर वो ये जो डिस्टेंस है मतलब ये गैप ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो मटेरियल है वो हमारा हो जाता है कौन सा, मेलिएबल। ठीक है, यानी कि वो उसमें मेलिएबिलिटी होती है। ठीक,
और अगर ये गैप ऑलमोस्ट कम है डी और ई के बीच में, ठीक है, यानी कि जैसे ही हमने इसको, है ना, प्रेशर अप्लाई किया, स्ट्रेस दिया, तो ये टूट गया, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। ठीक है, तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी याद है, हम लोग पढ़े हैं पहले कि फ्रैक्चर पॉइंट अगर नजदीक हो डी से तो डक्टाइल हो गया, अदरवाइज मेलेबल होता है। सॉरी, डक्टाइल मैंने क्या बोल दिया, डक्टाइल तो होता है ना कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रिटल, डक्टाइल का जस्ट उल्टा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल क्या होता है, मीन्स जैसे उस पे फोर्स अप्लाई किया, वो टूट के चूर चूर हो जाना है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, मतलब जैसे और अप्लाई करेंगे फोर्स तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टूट के चूर चूर हो जाएगा, ब्रिटल। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ में आया सबको या नहीं आया, आ गया सर। फिर आ से गया। समझाना है, सबको आ गया समझ में। तो इसको एक बार पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक बार पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी इसमें बातें लिखी हुई है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। नो सर। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपको इलास्टोमर्स। ठीक है, तो इलास्टोमर्स क्या होता है कि उस कंडीशन में ये हुक्स लॉ को जो है ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड आउटा, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, आउटा जो होता है। ठीक है, तो वो उसकी जो आउटा की जो टिश्यू होती है, ठीक है, उसका जो इलास्टिक नेचर है वो हुक्स लॉ को ओबे करता ही नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसमें हल्का सा स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको पूछ सकता है पेपर में कि आप इसका या तो ग्राफ बनाइए, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू ऑफ आउटा का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए। ठीक है, समझ गए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स। ठीक है, तो कहाँ गया ये चीज, द मटेरियल does not obey Hooke's law over most of the region, and secondly there is no well defined plastic region. Substances like tissue of aorta, rubber, etc., which can be stressed to cause large strains are called elastomers. तो इसकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, हमने उसके बाद इलास्टिक मॉडुलाई पढ़ लिया। ठीक है, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कहाँ गया, यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, यही देखे थे। उसके बाद फिर कहाँ गया, यंग्स मॉडुलस, अच्छा ये पढ़ना बाकी है अभी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये भी हमने छोड़ दिया है। उसके बाद शेयर मॉडुलस हमने पढ़ लिया, उसके बाद बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, इसी में आएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी, यहाँ पर आएगा द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। डेफिनेशन सारे एनसीईआरटी से ही आपको करने हैं। ठीक है, ये सब हो गया। और फिर इसमें ये भी एक दो बातें ध्यान रखना है कि बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड्स आर मच लार्जर देन फॉर लिक्विड्स। सॉलिड्स का जो बल्क मॉडुलस होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है लिक्विड्स के केस में। ठीक है, एंड विच आर अगेन मच लार्जर देन द बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो बल्क मॉडुलस होता है किसका होता है, सॉलिड का, उसके बाद बल्क मॉडुलस होता है लिक्विड का, और फिर उसके बाद होता है बल्क मॉडुलस किसका, गैसेस का। समझ गए, तो गैसेस से ज्यादा लिक्विड, लिक्विड से ज्यादा सॉलिड, ये चीज आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, बट सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल वेयर एज गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा बल्क मॉडुलस का उल्टा। ठीक है, गैसेस आर अबाउट मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ठीक है, गैसेस जो है वो लगभग मिलियन, मिलियन मतलब लाख गुना जो है ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड्स से। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, इसके बेस पे ये सब जितने एग्जाम्पल्स हैं आप लोग एग्जाम्पल्स को एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है कल वाली क्लास, कल भी हम लोग क्लास रखेंगे थोड़ी देर का, जिसमें 2-3 टॉपिक है इससे रिलेटेड, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ स्ट्रेन गए, की जिसमें प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ
ट्रेन की प्रॉपर डेफिनेशन। चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, कल बताया तो था। उसमें लेंथ भी आ जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा, है ना, एरिया भी आ जाएगा और वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन यही बोलते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस वगैरह जो है हम लोग कल वाली क्लास में देख लेंगे। तो कल ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं। तो कल टेस्ट आप लोग कितने बजे है? कल टेस्ट कितना टाइम है? टेस्ट